एचआरडीसी लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से आज के वक्ता प्रोफेसर मणिन्द्रनाथ ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देना मेरा कर्तव्य है। बिहार के कटिहार में जन्मे प्रोफेसर मणिन्द्रनाथ ठाकुर जी की माध्यमिक शिक्षा नेतरहाट आवासीय विश्वविद्यालय से हुई और नेतरहाट आवासीय विद्यालय से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने उच्च शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही राजनीति शास्त्र में मार्क्सवाद और धर्म इस विषय पर आपने अपनी शोध उपाधि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त तीन मूर्ति पुस्तकालय नई दिल्ली से फेलोशिप प्राप्त करके आपने नव धार्मिक आंदोलनों पर अपना एक शोध प्रस्तुत किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही संबंध जाकिर हुसैन कॉलेज से आपने अपने अध्यापकीय जीवन का आरंभ किया और संप्रति आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीति अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और इसके विविध पक्षों पर आप अध्ययन, अध्यापन और शोध में संलग्न हैं। फाउंडेशन फॉर क्रिएटिव सोशल रिसर्च के संस्थापक सदस्यों में आप एक हैं। ज्ञान की राजनीति अभी अद्यतन प्रकाशित आपकी पुस्तक है जो बहुत चर्चा में है, जिस पुस्तक में आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की स्वायत्तता और महत्व को बनाए रखते हुए इसे वैश्विक संवाद से कैसे जोड़ा जाए, इस प्रश्न पर गहन और विशद चिंतन मनन किया है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि बहुत ही सहजता पूर्वक आपने आज के 2 व्याख्यान देने की स्वीकृति हम लोगों को दी है। पहले सत्र में जो व्याख्यान आप प्रस्तुत करेंगे उसका विषय पॉलिटिकल आइडियाज इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, भारतीय बौद्धिक परंपरा में राजनीतिक विचार, ये विषय आपने रखा है। और इसके बाद जो दूसरा सत्र होगा उस दूसरे सत्र में कॉग्निटिव रीडिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट, अर्थात आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को कैसे समझें, वहां तक हमारी आपकी अप्रोच कैसे बने, इन विषयों को केंद्र में रख करके आज के ये दोनों व्याख्यान रखे गए हैं। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ प्रोफेसर ठाकुर सर को उनके इन सारस्वत व्याख्यानों के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी। समय भी हो गया है मेरे ख्याल से ज़्यादा, थोड़ा मेरे व्याख्यान के लिए, पहले व्याख्यान के लिए कम से कम समय कम बचेगा। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? आवाज़ मेरी आ रही है? जी तो जब समय ख़त्म हो पहले व्याख्यान का, उसके 5 मिनट पहले मुझे आप इत्तला कर दें तो मैं उसे बंद कर दूंगा। पहला व्याख्यान मेरा है कि भारतीय जो प्राचीन चिंतन है उसमें राजनीतिक विमर्श क्या है, उसमें राजनीतिक विचार क्या है, उससे पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या है। जो क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी है या क्लासिकल इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, उसमें क्या कोई ऐसा भी सूत्र है जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के लिए हमें उपयोग में आ सकता है, या कंटेम्प्रेरी जो नॉलेज का व्यापार अभी चल रहा है उसके साथ उन दोनों का कोई समन्वय बन सकता है। ये मेरे लिए एक सवाल था कई वर्षों पहले से, और धीरे धीरे उस पर मैंने शोध करना शुरू किया। फिर अभी एक कोर्स मैंने शुरू किया है जिसका नाम है इशूज़ इन इंडियन क्लासिकल इंडियन थॉट, क्लासिकल इंटेलेक्चुअल इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। इसमें 3-4 बातें मैं करूँगा। पहली बात मैं कहूँगा कि कैसे क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन को पढ़ा जाए, हाउ डू वी रीड द क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन सो दैट वी हैव एक्सेस टू द नॉलेज दैट वाज देयर। उनको पहचान पाने के लिए, उसको समझ पाने के लिए समाजशास्त्रियों को क्या करना चाहिए। एक तो क्लासिकल ट्रेडिशन है संस्कृत पढ़ने वालों का, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो टेक्स्ट को तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन उसका जो राजनीतिक पक्ष है उसमें जो ऐसे सूत्र हैं जो हमें आज के समय को समझने के लिए सहायता कर सकता है, वो उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि आज क्या चिंतन चल रहा है। तो उसको समझा कैसे जाए, उस पर क्या डिबेट्स अभी चल रहे हैं। संयोग की बात है कि अभी बहुत सारी बातें उस पर होने लगी हैं। पिछले
10-15 सालों में। दूसरी बात मैं करूंगा, जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स मैं दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि कैसे वो कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे उन टेक्स्ट को समझना, क्लासिकल टेक्स्ट को समझना हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है एज ए सोशल साइंटिस्ट। क्योंकि आप देखेंगे सोशल साइंस में क्या होता है कि क्लासिकल इंडियन थॉट पढ़ा दिया जाता है 2 पेपर, इंडियन थॉट भी, मॉडर्न इंडियन थॉट भी पढ़ा दिया जाता है 2 पेपर, लेकिन उसके बाद जब सोशल साइंस की बात होती है तो ये दोनों लोग गायब हो जाते हैं। उसके किसी चिंतक की बात फिर हम सोशल साइंस में नहीं करते। सोशल साइंस में फिर हमें वही चिंतक हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। तो हमारा, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सोशल साइंस है वो कॉलोनाइज सोशल साइंस है, कॉलोनियल प्रोडक्ट है, औपनिवेशिक प्रोडक्ट है ये, और हम उसे लगातार करते चले जा रहे हैं, लगातार उसे ही धुनते चले जा रहे हैं, और उससे हमारी समझ इतनी बन नहीं पा रही है कि समाजशास्त्री अपने समाज में परिवर्तन की बात कर सके, अपने समाज में परिवर्तन को समझ सके या परिवर्तन को दिशा दे सके। तो इसलिए ऐसा लगता है ज़रूरी है कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए इनसे संपर्क करने का, इन ज्ञान परंपराओं से संवाद करने का, कि हमें कुछ सूत्र मिल सके जिन सूत्रों से हम आधुनिक समय को, अत्याधुनिक समय को भी समझ सकें, और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी समाज को समझने में हमें सहायता मिले। ये मेरा उद्देश्य है इस ज्ञान परंपरा के साथ संवाद करने का। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो संवाद पिछले कुछ सालों में, कुछ 100 वर्षों में हुए हैं। एक तरीका तो ये था कि उन्होंने कहा, देखिए भारत में ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो लिटरेरी ज्ञान है, उन्होंने साहित्य में बहुत काम किया है, विज्ञान में इनका काम नहीं है, समाज शास्त्र में इनका कोई काम नहीं है, इनकी समाज की कोई समझ नहीं है। जैसे भीखू पारेख हैं, वो कहते हैं कि भारत के पास दर्शन, फिलॉसफी नहीं था, दर्शन था लेकिन दर्शन और फिलॉसफी में अंतर है, इनके पास कोई दर्शन नहीं था, पॉलिटिकल फिलॉसफी इनके पास खास करके बिल्कुल नहीं था। और यदि पिछली बार जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल फिलॉसफी तो था भी, तो पॉलिटिकल थियरी इनके पास नहीं था। अब ये बात मुझे पचती नहीं है, और आप लोगों को पता नहीं पचती है कि नहीं पचती है, क्योंकि यदि कोई समाज कई हजार साल तक मजबूत राज्य को देखा है, वहाँ मजबूत राज्य एग्जिस्ट किया है, पावरफुल स्टेट एग्जिस्ट किया है, मौर्यन स्टेट एग्जिस्ट किया है, मुगल स्टेट एग्जिस्ट किया है, तो कोई स्टेट बिना थियोरी ऑफ पावर के कैसे एग्जिस्ट करेगा? कोई समाज यदि हजारों साल तक सतत चला है तो बिना किसी थियोरी ऑफ जस्टिस के कैसे चलेगा? हम जो आम जीवन में भी आपस में व्यवहार करते हैं, उसमें भी हमारे अंदर एक न्याय का सिद्धांत काम करता है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। गांव का एक साधारण आदमी, जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, जिसने कभी पढ़ाई, किताब, अक्षर ज्ञान भी जिसे नहीं है, वो भी आप जब आपसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। ये उचित और अनुचित का जो निर्णय है उसका कोई सैद्धांतिक आधार तो जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उस तरह का जो अप्रोच है, जो कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल थियरी नहीं है, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। या ये कहते हैं केवल लिटरेरी थियरी यहाँ पे, केवल लिटरेचर है, वो भी उचित नहीं लगता है। फिर कुछ लोग कहते हैं है तो सही लेकिन ज़्यादातर वो धार्मिक है। सो भारत में जो फिलॉसफी है, ये क्लासिकल फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा हूँ, कहते हैं ये धार्मिक है, ये फिलॉसफी नहीं है, ये धर्म है। तो आप देखेंगे कि यूरोप में ज़्यादातर, यूरोप और अमेरिका में भी ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जहाँ भारतीय दर्शन पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन में, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ में। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में इनको नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत मुश्किल से एक आध जगह आपको एक आध लोग मिल जाएंगे जो पढ़ा रहे हो। उनकी बात तो छोड़िए, भारत में यदि दर्शन शास्त्र के सिलेबस को आप देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग विश्वविद्यालयों में जहाँ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भी भारतीय दर्शन पे 1 या 2 पेपर आपको मिल जाएंगे, बाकी फिर आपको वही विदेशी दर्शन मिलते रहेंगे। आप यदि शोध ग्रंथों को देखें तो उसमें आपको विटगेस्टाइन से लेके हेगल, मार्क्स, सब पे किताबें मिल जाएंगी, सब पे शोध मिल जाएगा, लेकिन भारतीय दर्शन पे शोध की संख्या बहुत कम रहती है। तो एक तो ये अप्रोच है कि रिलीजन है, फिलॉसफी है नहीं। उस बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हर समाज अपने लिए एक फिलॉसफी गढ़ता है। हो सकता है उसके फिलॉसफी करने का तरीका, उसके सिद्धांत करने का तरीका अलग हो, लेकिन
बिना फिलॉसफी का कोई समाज कैसे चल सकता है? तो फिर ये बात होती है कि फिर रिलीजन और फिलॉसफी में जो सेपरेशन यूरोप में हो गया, वो सेपरेशन हिंदुस्तान में शायद नहीं हो पाया। यदि ये सेपरेशन नहीं हुआ तो ये उचित है या अनुचित है, इस पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे जो बात बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि जो 6 फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं इंडिया में, जिसको आप आस्तिक ट्रेडिशन भी कहते हैं, बाकी जो आस्तिक नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि उनको तो भगवान पे कोई भरोसा ही नहीं है। वो तो बुद्धिज़्म भगवान की बात ही नहीं करते हैं, जैनिज़्म भगवान की बात ही नहीं करते हैं, चारवाकीज़ भगवान की बात ही नहीं करते हैं। ये जो 6 फिलॉसफीज़ हैं, यदि इनको आप पढ़ें तो इनका आरंभिक जो वक्तव्य होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि पर्पस क्या है फिलॉसफी का, किस लिए फिलॉसफी, इस ग्रंथ को हम क्यों लिख रहे हैं, वाई एम आई राइटिंग दिस टेक्स्ट। तो वहाँ कहते हैं कि इंसान जो है वो त्रिविध तापों से परेशान है। 3 तरह का दुख उनको होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। Then they say that all 3 kinds of problems has to be solved for human beings. The purpose of the philosophy is to solve those problems. उन समस्याओं का निदान करना, उसके कारण को ढूंढना और उसके कारण को ढूंढकर उसका निदान करना, ये काम है 6 फिलोसफिकल टेक्स्ट को यदि पढ़ेंगे, चाहे न्याय को पढ़ें, वैशेषिक को पढ़ें, आप मीमांसा को पढ़ें, योग को पढ़ें या आप सांख्य को पढ़ें, इन सभी टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में जो उनका विचार है, वो विचार किसी भी तरह से भगवान के एग्जिस्टेंस पे, गॉड जिसको लोग यूरोप में कहते हैं अंग्रेजी में, गॉड के एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी ये तो मानवीय चिंतन का मामला है। इसको रिलीजन कह के यदि आप टालने की कोशिश करते हैं तो ये उचित नहीं है। अब जैसे अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये बात आई कैसे? तो आप गौर करेंगे, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो हमारा अदर था, जो कॉलोनियल पावर था, उसके खिलाफ में हमने अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की, और ये आइडेंटिटी बन गया कि कॉलोनियल पावर जो है वो रैशनल है और हम लोग इमोशनल हैं। और यही बात फिर वो दर्शन में चलती चली गई। लेकिन अमर्त्य सेन बड़ी अच्छी किताब है, जरूर देखें उसे। ये कहते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस होते हैं। एक न्याय ट्रेडिशन है जो बहुत पावरफुल ट्रेडिशन है लॉजिक का, जिसमें आप देखेंगे कि अभी जो कंप्यूटर लॉजिक चल रहा है या दुनिया भर का जो लॉजिक चल रहा है वो उससे प्रभावित हो रहा है। बहुत सारी किताबें उस पर आ रही हैं। मैं उन गांव में फील्ड वर्क करता हूं जहां न्याय ट्रेडिशन लंबे समय तक सरवाइव करता रहा, जहां नर्चर किया गया न्याय ट्रेडिशन को, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलती हैं। जैसे लॉजिक को देखेंगे तो आमतौर पर जो हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिक, वो 3 स्टेज लॉजिक है, जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक है। वो क्या है कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगा। पहला स्टेज हो गया कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ धुआं है। दूसरा स्टेज होगा वहाँ धुआं है, तो हमने कह दिया कि जब धुआं है तो आग होगा ही होगा। ये बात मुझे किसी ने गांव में बताई कि वहाँ पे क्या हुआ कि जो जिन्होंने लॉजिक लिखा, जो न्याय ग्रंथ जिन्होंने लिखा था, ग्रंथकार, उन जब वो पढ़ा रहे थे ये 3 स्टेज लॉजिक, तो उनकी पत्नी अपने कमरे से निकली एक घड़े में धुआं लेके, और उन्होंने घड़ा उनके सामने फोड़ दिया, कहा कि धुआं यहाँ है, आग कहाँ है। तो उन्होंने उस लॉजिक को रिफॉर्म किया और उसे 5 स्टेज लॉजिक बनाया, और कहा कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ धुआं है, जहाँ धुआं है वहाँ आग होने की संभावना है, जरूरी नहीं वहाँ आग है। अब इस संभावना को जाकर आप देखें प्रत्यक्ष रूप से है कि नहीं है। जब तक प्रत्यक्ष का प्रमाण आपको नहीं मिलता है तब तक आप केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि वहाँ आग होने की संभावना है। तो इसमें क्या हुआ कि एम्पेरिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वैशेषिक का जो चिंतक था कणाद, उसका नाम ही था अक्षपद। अक्षपद मतलब उसके पाँव में आंखें थी, कि वो हर चीज़ को, मटेरियल वर्ल्ड को देखने की कोशिश करता था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भारतीय जो भौतिक शास्त्र है उसके वो जनक माने जाते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि लोग भारतीय दर्शन को
धार्मिक दर्शन कह के खारिज करने की जो कोशिश करते हैं, खास करके यूरोप में, ये उचित नहीं लगता है। दूसरा है जो कहते नहीं ठीक है, एक दर्शन तो है और दुनिया भर के दर्शन से हमें संवाद करने की जरूरत भी है, तो कंपैरेटिव फिलॉसफी करते हैं। ये तमाम लोग जो पुराने चिंतक आपको दिखेंगे, मतीलाल हों या मोहंती साहब हों या एस.एन. दास हों या राधा कृष्णन हों, इन सब लोगों की एक बड़ी चिंता थी। कॉलोनियल सब्जेक्ट थे ये लोग। इन्हें लगता था कि विदेशी लोग जो हैं, जो हमारे आका लोग हैं, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं कि हमारे पास भी दर्शन है। तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स इनके मन में था। तो कंपैरेटिव फिलॉसफी जो निकला, वो इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए चलता रहा कि आपके पास ये है तो हमारे पास भी ये है, आपके पास थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है, हमारे पास भी थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन का कार्यक्रम चला फिलॉसफी का। मुझे लगता है वो भी उचित नहीं है। समाजशास्त्रियों को क्या करना चाहिए? समाजशास्त्रियों को एक डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन का मेथड अडॉप्ट करना चाहिए कि जो हमारी समस्या है हम उसे समझने और उसके निदान की कोशिश करेंगे। मूल बात यही है, हमारे चिंतन का उद्देश्य क्या है? हमारे चिंतन का उद्देश्य है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मानव समाज जिन समस्याओं से ग्रसित है, उस समस्या से निदान कैसे करें। तो इस निदान के लिए हमें दर्शनों से संवाद करना चाहिए। कोई दर्शन अफ्रीका में हुआ हो, कोई लैटिन अमेरिका में हुआ हो, कोई यूरोप में हुआ हो, कोई इंडिया में हुआ हो, इन सभी दर्शनों के बारे में इस बात को मानना चाहिए कि उनके कुछ अच्छे पक्ष भी होंगे, उनके कुछ डार्क साइड्स भी होंगे। तो उन सबों से हमें संवाद करने की जरूरत है। अब संवाद कैसे करें? तो संवाद का बड़ा सीधा तरीका है कि हमारे समस्या का समाधान वो कर दे। यदि हमारे अपने दर्शन से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और हम दूसरे दर्शन में कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को लेकर हम अपने दर्शन का विस्तार करें ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। बड़ा सिंपल सा हमारा काम है। और समाधान कैसा हो, समाधान का स्वरूप क्या हो, तो उसके बारे में बड़ी साफ बात है कि जो समाधान मेरे लिए सही है, वो समाधान मेरे समाज के लिए भी सही होना चाहिए। जो समाज के लिए सही समाधान है, वो मेरे लिए भी सही समाधान होना चाहिए। यूरोप ने क्या किया? उसने ठीक उल्टा कर दिया कि मनुष्य के लिए, जो इंसान, व्यक्ति के लिए जो समाधान है, वो समाज के लिए समस्या है, और समस्या जो समाज के लिए समाधान है, वो व्यक्ति के लिए समस्या है। लेकिन भारतीय दर्शन की परंपरा में ये बात मानी गई कि संवाद करने को हम तैयार हैं सबके साथ, हमें संवाद करने की जरूरत है। लेकिन इस संवाद का जो मूल तत्व है वो ये होना चाहिए कि उससे एक मुक्तिकामी संवाद करें हम। और मुक्तिकामी संवाद का मतलब हमें कष्टों से छुटकारा मिले, तकलीफ से छुटकारा मिले, और केवल हमें ही नहीं मिले, संपूर्ण मानव समाज को मिले। ऐसा नहीं हो कि हमें तो छुटकारा मिल जाए लेकिन मानव समाज संकट में चला जाए। तो एक संवाद की जरूरत है जिसमें कि हम संपूर्ण समाज से संवाद कर सके और दुनिया भर के जो दर्शन है उनसे संवाद कर सके। मैं इसे कहता हूं डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन मेथड। और ये जो डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन मेथड है, ये इसका उद्देश्य है नए सिद्धांतों का निर्माण करना। केवल पुराने सिद्धांतों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। केवल हमें ये नहीं देखना है कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमें ये देखना है कि शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है और जो हमारी समस्या है, उसके समाधान के लिए हम शास्त्रों से क्या ले सकते हैं और उसमें क्या परिवर्तन करके आगे ले जा सकते हैं। अभी तक जो दर्शन का अध्ययन भारत में होता रहा है, उसकी ज़्यादा संभावना ये है कि वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि टेक्स्ट में क्या कहा गया है, न्याय में क्या कहा गया है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि यदि वो हमारे वर्तमान को एक्सप्लेन करने में, उसके विश्लेषण में सक्षम नहीं है, तो उसका विस्तार हम किस तरह से करें, कहाँ उनको ले जाएं। एक ही फिलोसफर भारत में थे जिन्होंने इस सवाल को उठाया था, खूबी उठाया था, वो थे दया कृष्ण। कि हम फिलोसफी का हिस्ट्री नहीं पढ़ाएं बल्कि फिलोसफी करना सिखाएं। नए ज्ञान का सृजन कैसे किया जाए, इस तकनीक को हम सिखाएं। जो अभी आप लोग राजनीति शास्त्र में, ज़्यादातर लोग इसमें राजनीति शास्त्री हैं,
या और भी डिसिप्लिन के लोग हैं? ज्यादातर राजनीति शास्त्र के हैं, कुछ लोग पब्लिक एक्ट के हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल थियरी पढ़ाया जाता है, तो उस पॉलिटिकल थियरी को पढ़ाए जाने में हमें थियोराइज करना नहीं सिखाया जाता है कि थ्योरी बनाए कैसे हम। हमें सिखाया जाता है इतिहास क्या रहा है थियरी का, हिस्ट्री ऑफ थियरी पढ़ा दिया जाता है। नए थियरी के निर्माण का टेक्निक क्या होगा, इसमें हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एक बड़ी समस्या ये है। वैसे ही हम दर्शन का निर्माण कैसे करें, नए दर्शन का निर्माण कैसे करें, ये हमारी समस्या है। और उस नए दर्शन का निर्माण क्यों करें? क्योंकि हमें मुक्तिकामी दर्शन की जरूरत है, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेटिव फिलॉसफी की जरूरत है, क्योंकि हमें जिस अवस्था में हम हैं अभी, इस अवस्था में जो हमारी तकलीफ है, जो हमारा दुख है, उस दुख से हम बाहर निकलना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं हमारा है, मीन्स केवल मैं व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि पूरे समाज का जो दुख है, उससे हमें बाहर निकलना है। और ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखेंगे, गांधी को आप देखेंगे, अंबेडकर को देखेंगे, टैगोर को देखेंगे, इन तमाम लोगों ने क्या किया। राजा राममोहन रॉय को देखेंगे, विवेकानंद को देखेंगे, तो वो लोग किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे फिलॉसफी के, उनको कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ाना था, लेकिन उन्होंने पूरा अध्ययन किया इन चीज़ों का, और अध्ययन करके नए दर्शन का निर्माण किया, जो दर्शन मुक्तिकामी था, जो दर्शन उपनिवेशवाद से हमें मुक्ति दे रहा था। तो एक तरह का जो सोशल साइंस और जो फिलॉसफी का संवाद है, वो संवाद रचनात्मक हो सके, सृजनात्मक कैसे हो, ये इस तरीके से हमें इसे समझने की जरूरत है। यानी यदि हम प्लेटो और अरिस्टोटल को भी पढ़ते हैं, तो हम वो काम करते हैं। विदेश में आप देखेंगे जो अंग्रेजी ज्ञान है, परंपरा है, अंग्रेजी भाषा की जो ज्ञान परंपरा है, वो प्लेटो और अरिस्टोटल के केवल टेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वो थियराइज करते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम बातचीत करते हैं, जब संस्कृत में बातचीत करते हैं, तो हम केवल उस ज्ञान को रिपीट करते रहते हैं। हमें लगता है वहाँ से निकल के भारतीय परंपराओं के साथ संवाद कर हम नए ज्ञान का सृजन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए क्लासिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से एंगेज करने का। अब इस अप्रोच का मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा क्या इश्यूज हमारे पास हो सकते हैं। एक इसका साधारण सा उदाहरण है मनुष्य के स्वभाव के बारे में। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है राजीव भार्गव, उन्होंने एक किताब लिखी है मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। उसमें ये सवाल उन्होंने उठाया है कि जो पश्चिमी चिंतन है मनुष्य के बारे में, वो मनुष्य के किसी एक आयाम को लेकर पूरा समाजशास्त्र गढ़ देता है, पूरा दर्शन गढ़ देता है। जैसे आपने देखा, हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव खराब है, और वहाँ से शुरू होते हैं और फिर वो पूरा दर्शन गढ़ देते हैं। या लॉक कहते हैं कि स्वभाव अच्छा है और पूरा दर्शन गढ़ देते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये जो एक आयामी चिंतन है मनुष्य के बारे में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुआयामी है। उससे आगे की बात वो नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे कि जो सबसे प्रभावशाली चिंतकों में से एक थे भारत के, गांधी, जिन्होंने बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज किया, वो जब साउथ अफ्रीका में अपने लॉयर के पास गए, तो जो उनके बॉस थे उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं अपने प्रोफेशन की। तो उन्होंने पूछा उनके बॉस ने कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने कुछ बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं काम चलेगा, आप जाइए पहले अध्ययन कीजिए। यदि आप मनुष्य के स्वभाव के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे तो आप अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। मैं तो मानता हूं कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में यदि आपका चिंतन व्यवस्थित नहीं है तो आप अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे, और आपका सामाजिक संबंध भी परेशानी में रहेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जैसे गांधी कहते हैं, गांधी के चिंतन का जो पूरा आधार था मनुष्य के स्वभाव के बारे में, वो भारतीय दर्शन से लेते हैं। वो क्या आधार था? वो था पुरुषार्थ और विकार। हर एक इंसान 4 पुरुषार्थ और 6 विकारों का समन्वय है, जो देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से वो समन्वय बदलता रहता है, वो बैलेंस चेंज होता है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, ये जो 10 विकार हैं, 6 विकार हैं और 4 पुरुषार्थ हैं, हमारा स्वभाव इनके बैलेंस से निर्मित होता है।
इनका जो बैलेंस हमारा बनता है वो डिपेंड करता है देश और काल पे, समय, मेरी उम्र कितनी है, इस पर इसका एक बैलेंस बनेगा। और हम किस समाज में रह रहे हैं, व्यवस्थित समाज में रह रहे हैं तो बैलेंस एक तरह का बनेगा, अव्यवस्थित समाज में रह रहे हैं तो दूसरे तरह का बैलेंस बनेगा। यानी कि मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तनशील है और उसके स्वभाव के कई आयाम हैं। तभी गांधी कहते हैं कि बुरा से बुरा मनुष्य भी यदि है, उसके अंदर एक इंसानियत भी है, आपको उस इंसानियत को जागृत करना, तभी वो आत्मा के परिवर्तन की बात करते हैं। वो जो आत्मा परिवर्तन की बात कहते हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस बैलेंस को ठीक करना है, डिस्टॉर्ट हो गया है, उस बैलेंस में क्रोध का लेवल बढ़ गया है, प्रेम का लेवल घट गया है, ईर्ष्या बढ़ गया है, द्वेष बढ़ गया है, और जो काम, जो इच्छाएं हैं, जो उचित इच्छाएं हैं, उसकी संख्या घट गई है। इस पे यदि आप बात करेंगे तो मैं और इसका विश्लेषण करना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये किसी भारतीय इंसान के बारे में नहीं है, हिंदू इंसान के बारे में नहीं है, किसी गुजराती इंसान के बारे में नहीं है। ये दुनिया के सभी इंसानों के बारे में है कि इंसान का स्वभाव बहुआयामी है, और ये बहुआयाम जो है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी अपनी जगह पे बदलता रहता है। हर व्यक्ति का आयाम अलग अलग है। यदि 10 नंबर आपके पास हों, यदि आप उन सबों को एक नंबर प्रदान करें तो आपको मालूम है ये 10 नंबर इन्फिनाइट नंबर जनरेट कर सकते हैं, अनंत नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए आपके मोबाइल का नंबर जो है इन 10 नंबरों से बनता है, और आप देखेंगे कि किसी 2 आदमी का मोबाइल नंबर दुनिया भर में एक जैसा नहीं होता है। तो ये जो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन बनता है हमारा, और देश काल के साथ जो बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत हो सकता है जो हमें काम आए। उसी तरह से आप देखिए, मैं सिर्फ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जस्टिस, आप सब लोग रॉल्सियन न्यायिक सिद्धांत को जानते होंगे। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में क्या एक महत्वपूर्ण आयाम है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको ये, जब आप न्याय का सिद्धांत बना रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि समाज के किस खांचे में आप होंगे। ये उम्मीद की जाती है कि यदि आपको ये पता नहीं है कि समाज किस खांचे में होंगे आप, तो आप ऐसा न्याय बनाएंगे, ऐसा सिद्धांत बनाएंगे जिसमें यदि आप समाज के सबसे नीचे खाते में भी हों तब भी आपके लिए वो सिद्धांत बेहतर हो। इसी को कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। भारतीय दर्शन में देखें आप, जब महाभारत युद्ध होने वाला है तो विदुर को बुलाते हैं धृतराष्ट्र और पूछते हैं कि विदुर, ये युद्ध क्यों हो रहा है? विदुर कहते हैं युद्ध इसलिए हो रहा है कि आपने न्याय नहीं किया। कहा ये न्याय क्या है? तो उन्होंने कहा न्याय तो बहुत सिंपल है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी ना चाहें। आपको लगता नहीं कि एक बहुत यूनिवर्सल प्रिंसिपल है न्याय का, जो रॉल्स ने अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है या उसका उपयोग किया है, विदुर उसको अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन मूल बात एक ही कह रहा है दोनों का दोनों, कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए ना चाहें, यही न्याय है। तो ये कई सारे ऐसे सिद्धांत जिसके बारे में हमें लगता है कि इन सिद्धांतों को पश्चिमी जगत ने पहली बार बनाया है, और इसीलिए हमारे पॉलिटिकल साइंस की पूरी पढ़ाई प्लेटो से शुरू होती है। ऐसे सिद्धांत केवल भारत में नहीं, दुनिया के हर एक समाज में इन सिद्धांतों की जरूरत होती है ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके, और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब उनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके बीच में डायलॉग की जरूरत हो सकती है। ऐसे डायलॉग से हम और बेहतर चीज़ों को बना सकते हैं। छोटी सी बात एक और मैं कह के फिर 2-4 कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, या मैं कॉन्सेप्ट की बात शुरू करता हूँ उस बीच में ही इस बात को भी मिलाऊंगा। जैसे मेरा मानना है कि एक यूनिवर्सल कंसर्न हिंदू इंसानों का है, वो है कि पावर को कैसे मैनेज किया जाए। जो पावर है, जो शक्ति है, उस शक्ति को कैसे मैनेज किया जाए। यदि कहीं वो शक्ति केंद्रित हो जाती है तो समाज के लिए मुश्किल हो जाता है, यदि केंद्रित नहीं रहती है तभी समाज को चलाना बहुत मुश्किल होता है। सो केंद्रीकरण और कंप्लीट विकेंद्रीकरण के बीच में जो बैलेंस की हमें ज़रूरत है, इसके लिए हमने बहुत सारे सिद्धांतों को बनाया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। तो भारतीय
प्राचीन भारतीय दर्शन में इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कैसे किया गया है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया कि जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ाते भी होंगे, तो आमतौर पर आप क्या करते हैं, आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को स्टेट क्राफ्ट के लिए पढ़ाते हैं कि स्टेट क्राफ्ट क्या था। मुझे मालूम नहीं स्टेट क्राफ्ट क्या चीज़ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टेक्स्ट की तरह पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक टेक्स्ट नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि कोई स्टेट का जो थियरी वो दे रहा है कौटिल्य, तो उसके पीछे एक पावर का थियरी भी होगा कि पावर को मैनेज कैसे करना। तभी आप देखते हैं कि कौटिल्य कहता है कि राजा जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अमात्य मंडली बनानी है। अमात्य मंडली के पास दो तरह का पावर है। पहला तो नॉलेज का पावर है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो अध्ययन करता है और समझता है चीज़ों को। दूसरा, वो जनता के संपर्क में रहता है, जन समर्थन का पावर है। राजा जनता के संपर्क में नहीं रह सकता है, तो जन समर्थन का पावर है, और उस पावर को फिर वो उससे राजा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि राजा निरंकुश हो सकता है। और उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनको संपत्ति विहीन किया जाता है कि आपके पास आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो, आप स्थित प्रज्ञ हो। उनके लिए पूरा रूल्स देता है कि अमात्य किसको बनाया जाना चाहिए, जो स्थित प्रज्ञ हो, जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए राज्य के इंटरेस्ट को धोखे में नहीं डाल दे। या राजा किसको बनाया जाना चाहिए, राजा की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, 4 विषयों का उसका घनघोर अध्ययन कैसे करवाया जाना चाहिए। यानी ये सब कुछ जो है, ये व्यवस्था किस बात के लिए की जा रही है, ये व्यवस्था की जा रही है पावर को मैनेज करने के लिए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि पावर एक ऐसी चीज है, यदि कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए तो उससे संकट उत्पन्न हो सकता है, उससे अनावश्यक रूप से वो दूसरों को तकलीफ दे सकता है। तो उस पावर को होना भी जरूरी है ताकि दूसरा कोई आपके ऊपर अटैक करके आपको बर्बाद न कर दे, लेकिन उसको ऐसा भी करना है कि वो अपने आप को नहीं खाने लग जाए, अपने ही आप को लोगों को तंग करने लग जाए। तो इसके लिए पूरे सिद्धांतीकरण की बात की जाती है। तो स्टेट और सोसाइटी, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं। कौटिल्य यहाँ तक जाते हैं, कहते हैं कि यदि सोसाइटी में कोई रूल चल रहा है और वो सर्वमान्य है सोसाइटी के लोगों के बीच में, तो स्टेट को वहाँ इंटरवीन करने के पहले सोचना चाहिए, सीधे उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। या वो ये भी कहते हैं कि किसी राजा ने क्या, यदि कोई राजा यदि बहुत लोकप्रिय है अपने समाज में, तो उसके ऊपर कभी अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये कई सारे सिद्धांतों का जो निर्माण आप देखेंगे उसके अंदर होता है, वो उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए एक पावर मैनेजमेंट का सिद्धांत है, वो पावर का थियरी है जो वहाँ पे देखते। लेकिन जब हम पावर का थियरी पढ़ते हैं पॉलिटिकल थियरी में, तो इस बात का कभी जिक्र तक नहीं करते हैं कि एक पावर थियरी यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा था, जो किस तरीके से पावर को मैनेज करने की बात करता था, किस किस तरह के पावर को रिकॉग्नाइज करता था, कितने तरह का पावर होता है, और हर तरह के पावर को कैसे ऐसे कंट्रोल किया जाए कि वो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था और बाह्य व्यवस्था दोनों को संतुलित रख सके। उसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा कोर कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलॉसफी के अंदर, जो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो है माइंड बॉडी रिलेशनशिप का और कॉन्शसनेस का। अभी हम लोग इस विषय पे काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। एक हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है ऋषिकेश डायलॉग ऑन कॉन्शसनेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शसनेस पे भारतीय मनीषियों ने बहुत काम किया है, काफ़ी काम किया है। खास करके जो टेक्नोलॉजी ऑफ द सेल्फ है, अपने सेल्फ को एनालाइज करने की जो क्षमता है, उसके लिए जो साधना की जरूरत है, वो भारतीय मनीषियों ने बहुत ज़्यादा किया है कंपेयर टू यूरोपियन वर्ल्ड। यूरोपियन वर्ल्ड ने उसके दूसरे तरीके से काम किया है, मैं अभी उसमें बताता हूँ। जो आधुनिक यूरोपियन वर्ल्ड है, उसका जो सबसे बड़ा दार्शनिक था जिसने कि पूरा परिवर्तन लाया दर्शन के क्षेत्र में, उसका नाम था देकार्त। अब देकार्त क्या कहता था? देकार्त के समय में एक बड़ी समस्या ये हो गई थी कि विज्ञान जो अन्वेषण कर रहा था, उस अन्वेषण को चर्च स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों था? कॉन्फ्लिक्ट पावर को लेकर था।
चर्च ने अपने पावर को बिल्ड करने के लिए एक तरह का सिद्धांत बनाया था। सिद्धांत क्या था कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पृथ्वी पे रहता है और पृथ्वी स्थिर है और पूरी दुनिया उसका चक्कर लगा रही है, पूरा जो यूनिवर्स है उसका चक्कर लगाता है, यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब गैलीलियो क्या कह रहे थे कि नहीं, हमारी आंखें हैं, हम देख सकते हैं, देखने का इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया हमने, और फिर हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी ही चक्कर लगा रही है, सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है। अब इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों है, इस छोटी सी बात में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि यदि गैलीलियो की बात मान ली जाए तो चर्च के द्वारा स्थापित जो मूल सिद्धांत है उसका ही खंडन हो जाता है, और उसके खंडन हो जाने से पूरा पावर बैलेंस बिगड़ जा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि गैलीलियो को सजा दी गई। गैलीलियो जब कोर्ट में गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ, और वहाँ से निकल के उसने कहा वो तो ठीक है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये भी सच है कि सूर्य ही स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उस समय में, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया देकार्त ने। क्या रिजॉल्व किया उसने? कहा कि देखिए, दो रेल्म है इंसान का, एक है माइंड, एक है बॉडी, एक है कॉन्शसनेस, एक है फिजिकल बॉडी। तो कहा कि ये जो कॉन्शसनेस का रेल्म है, ये रेल्म है इनके लिए, रिलीजन के लिए, और जो बॉडी का रेल्म है वो रेल्म है साइंस के लिए। इस एक चीज ने यूरोप में बहुत परिवर्तन लाया। क्या परिवर्तन लाया यूरोप में इसने? कि इसने यूरोप में विज्ञान को विकसित होने में मदद की। फिर जो कॉन्शसनेस का रेल्म था वो चला गया रिलीजन के पास। रिलीजन कॉन्शसनेस पे ज़्यादा कोई शोध नहीं होने दिया। लेकिन विज्ञान में इन्होंने क्या किया कि शरीर के माइन्यूटेस्ट पार्ट को, छोटे से छोटे पार्ट को देख लिया। इतना इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया कि आपके बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को वो देख लेता है। लेकिन साइंस के पास माइंड को समझने का कोई स्कोप नहीं रहा। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट माइंड और बॉडी का यूरोप में चलता रहा, जिसे माइंड बॉडी प्रॉब्लम के रूप में माना जाता है कि माइंड बॉडी का रिलेशनशिप क्या है। पहले तो सेपरेट कर दिया, फिर उसका रिलेशन ढूंढने लगे, और रिलेशन ढूंढने में कुछ लोगों ने कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड, केवल ब्रेन है। जो ब्रेन है उसमें जो एक्टिविटीज होता है उससे सब कुछ हमारा होता है। किसी ने कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड ब्रेन, बॉडी जो है वो सब माइंड से गाइडेड है। ये कंट्रोवर्सी यूरोप में खूब चलता रहा। और कॉन्शसनेस को लेके भी आपने देखा होगा कि मार्क्सवाद कहता है कि बेस डिटरमिन्स द सुपर स्ट्रक्चर, कॉन्शसनेस इज द सुपर स्ट्रक्चर। जो बेस बदलता है तो सुपर स्ट्रक्चर बदल जाता है। कॉन्शसनेस का कोई खास वैल्यू नहीं है। तो कॉन्शसनेस स्टडीज भी वहां पे डंप हो गया, रुक गया। बहुत बाद में आके फ्रॉइड ने शुरू किया कि नहीं, इंसान जो बिहेव करता है वो उसके कॉन्शसनेस पे डिपेंड करता है, जरा उसको समझने की कोशिश की जाए। तो फ्रॉइड ने भी एक ही आयाम को पकड़ लिया कि ह्यूमन सेक्सुअलिटी जो है वो ह्यूमन बीइंग के कॉन्शसनेस को डिटरमिन करता है। ऐसा नहीं वो गलत कह रहा है, लेकिन और भी अलग आयाम उसके हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। तो ये जो माइंड बॉडी ड्युअलिटी क्रिएट हुआ, इसने हमारे चिंतन को डिवाइड कर दिया दो भागों में। इसे कहते हैं डीटोटलाइज्ड ऑन्टोलॉजी। जो यथार्थ की समझ हमारी थी वो दो भागों में बट गई। एक वैसा यथार्थ जो कॉन्क्रीट यथार्थ है, एक ऐसा यथार्थ जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट यथार्थ है। और कहा कि विज्ञान जो है वो केवल कॉन्क्रीट यथार्थ की समझ रखेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट यथार्थ है उसके बारे में काम करना विज्ञान का काम नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरा पॉजिटिविज्म चला कि साइंस और सोशल साइंस का डिबेट आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, वो डिबेट यहीं से निकल के आता है। अब यह भारतीय दर्शन कैसे महत्वपूर्ण है? भारतीय दर्शन ने इस अलगाव को सही नहीं माना। भारतीय दर्शन ने कहा कि इंसान जो है वो बॉडी भी है और माइंड भी है, साइमल्टेनियसली बॉडी और माइंड दोनों है। बल्कि उसने ये भी कहा कि जो जीवित प्राणी नहीं है उसमें भी एक तरह का कॉन्शसनेस है, और हमारा जो कॉन्शसनेस है वो एग्जिस्टिंग जो कॉन्शसनेस है, जो एक अलग रेल्म उसका है,
उस रेल्म से जाके मिलता है। जैसे आप यदि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है विज्ञान भैरव, विज्ञान भैरव कश्मीरी सैविज्म की एक किताब है, 7th सेंचुरी या कभी लिखी गई जो किताब, वो मानता है कि कॉन्शसनेस एक नदी की तरह बह रही है, एक नदी बह रही है जो कॉन्शसनेस की नदी है। इंसान जब पैदा होता है, जब उस कॉन्शसनेस में डुबकी लगाता है, जितनी डुबकियां वो लगाता है उतना ही उसका कॉन्शसनेस विकसित होता है, क्योंकि उस नदी से वो कॉन्शसनेस को ग्रहण करता है। हम कैसे कॉन्शस होते हैं? जब हमारा बॉडी ग्रो करता है, जब हम बड़े होने लगते हैं, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे कॉन्शसनेस में जाने लगती हैं। एक तो ये तरीका है। यदि आपकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो तब भी आप कॉन्शस होंगे, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ से आएंगी आपके पास, जो कॉमन सेंस आपका होगा। फिर हम क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कॉन्शसनेस है ह्यूमैनिटी का, जो डॉक्यूमेंटेड है किताबों में, अलग अलग विषयों में बटा हुआ है, हम उसका अध्ययन करते हैं। उसके अध्ययन करने से हम जो कॉन्शसनेस हमने ग्रहण किया है उस कॉन्शसनेस को एग्जामिन करते हैं, सही है कि नहीं है। कभी कभी नहीं भी एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, पढ़ के एग्जाम दे के उसको वहीं छोड़ देते हैं और अपना कॉन्शसनेस को कैरी ऑन करते हैं। कभी कभी हम एग्जामिन करते हैं अपने कॉन्शसनेस को, परिवर्तन भी करते हैं और नए तरीके से कॉन्शस होते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर एक कॉन्शसनेस है जो कि यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, जहाँ की आप साधना से पहुँचते हैं। आप जब योग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आप जब तरह तरह के टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, उस नदी तक जाने के लिए, वो जो कॉन्शसनेस की नदी है वहाँ तक जाने के लिए 112 टेक्निक बताए गए हैं वहाँ तक जाने के लिए विज्ञान भैरव की किताब में। उसी में से किसी किसी टेक्निक को लेकर ये जो धार्मिक बाबा लोग हैं वो लोग पैसे कमाते हैं। इस तरह के टेक्निक्स यूरोपियन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि उन्होंने माइंड को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। और इसीलिए अभी जब यूरोप में, अमेरिका में ब्रेन रिसर्च एक बहुत बड़ा नया रिसर्च इमर्ज होके आ रहा है, अगली क्रांति लोग कह रहे हैं उसको, कि ब्रेन रिसर्च अगली क्रांति है। उसके लिए फिर भारत से कई सारे विद्वज्जनों को, योगियों को, योग के एक्सपर्ट्स को खास करके बुलाया जाता है। तो ये जो माइंड बॉडी ड्युअलिटी का पूरा रेल्म है, इस रेल्म में जो टेक्स्ट हैं हमारे, उन टेक्स्ट को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बात समझ में आती है कि दुनिया भर में जो माइंड बॉडी का डिबेट चल रहा है, जो बहस चल रही है कि माइंड पहले है, बॉडी पहले है, इन दोनों का क्या संबंध है, तो उसमें हमारा बहुत मेजर इंटरवेंशन हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था, जब आप बीमार होते हैं और जाके डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपका केमिकल टेस्ट कर लेता है, केमिकल बैलेंस सही है कि नहीं बॉडी में, बायोलॉजिकल टेस्ट कर लेता है कि आपका बायोलॉजिकल ऑर्गन सही है कि नहीं, आपका फिजिकल टेस्ट कर लेता है कि आपका वजन तो ठीक है, डायमेंशन ठीक है। और तब भी यदि आपकी बीमारी का पता नहीं चलता है तो बोलता है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आपका कोई इलाज नहीं, आप जाइए घर जाके आराम से कीजिए, खाइए पीजिए सोइए, ठीक हो जाइए। अब जाके लोग ये समझने लगे हैं ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये भी शरीर का प्रॉब्लम है और उसका इम्पैक्ट शरीर पे पड़ता है। तो अब लोग कहते हैं बहुत सारी बीमारियां जो आपके शरीर में हैं, उसके यहाँ तक कि हड्डी का जो दर्द है उसके बारे में भी कहते हैं कि उसकी जननी जो है वो आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो अब स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों के बारे में खूब बात होने लगी है, मानसिक रोग के बारे में खूब बात होने लगी है। लेकिन ये रोग की बात नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा के एक सीध में होने की ज़रूरत है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, और कुछ ऐसा काम करते हैं जो काम हमारी आत्मा को स्वीकृत नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और वो डिप्रेशन पैदा करता है। ये समझ अब बढ़ने लगी है कि ये माइंड बॉडी को एक साथ कैसे देखा जाए, उनके व्यवहार को एक साथ कैसे देखा जाए। इसी तरह से जो अर्थ निष्पादन है, मीनिंग निकालने की जो बात है कि मीनिंग कैसे निकालेंगे हम किसी चीज की, तो उसके लिए अब मीमांसा के कुछ सिद्धांत है। और आप यदि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है, खास करके जो काटजू के जजमेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे, कहते हैं कि यदि हम मीमांसा के थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन का उपयोग करें तो हम बेहतर जजमेंट दे सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं,
अभी हम मैक्सवेल थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज करते हैं लॉ को समझने के लिए। अब सवाल ये है कि जो हमारा सिद्धांत है, जो सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिक व्यवस्था हमारी है, उसको समझने के लिए जो तरीका बनाया गया था, उस तरीकों को छोड़कर यदि दूसरे तरीके से समझा जाए उसको, तो निश्चित रूप से हमारी समझदारी आधी रह जाएगी। और यही प्रॉब्लम इंडियन जुडिशरी का बहुत हो रहा है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं इस कारण में, क्योंकि जो आपको सेंस ऑफ जस्टिस, आपके हिसाब से जस्टिस हो रहा है, वो कोर्ट जस्टिस नहीं दे रहा है, उसके उल्टा दे रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम अलग अलग थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन का यूज कर रहे हैं, और ये थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन हमारे सामाजिक स्वभाव का पार्ट भी होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, उसमें भी ये थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन हमें काम आता है। मैं एक दो उदाहरण देकर यहाँ बात खत्म करूंगा। मैं एक चुनाव के अध्ययन के लिए गया हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2015 में। एक महिला खड़ी थी चुनाव में, इंडिपेंडेंट खड़ी थी, जो जीती वहां से। और वो टाइम था जबकि आपको याद होगा बिहार के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का 2015 में उनकी जबरदस्त जीत हुई थी। वहां से जेडीयू के कैंडिडेट थे जो हार गए थे। तो उस चुनाव के दरमियान बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली। मैं जब लोगों से बात करता था कि आप किसको वोट करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो कहते थे कि ये तो पता नहीं किसको वोट करेंगे, अभी तय नहीं किया हमने, आखिरी 2 दिन में लोग तय करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन ये जो महिला खड़ी थी, इसके बारे में लोग कहते थे कि इनके साथ अन्याय हुआ है। तो मैं पूछता था ये अन्याय कैसे आप डिफाइन करते हैं कि अन्याय हुआ है। तो उनका मेटाफर बहुत अच्छा था। वो कहते थे अन्याय हम ऐसे समझते हैं कि ये खाना इनके सामने परोस कर रख दिया गया, जब खाने के लिए हाथ उठाई तो खाना छीन लिया गया, ये अन्याय है। तो मैंने कही कैसे आप कह सकती हैं अन्याय है? तो कहा कि कैसे हुआ ये, इस मेटाफर का क्या मतलब है? तो एक्चुअली उस महिला को किसी पार्टी ने टिकट दे दिया था। वो महिला चुनाव लड़ने की तैयारी में थी और उसको टिकट मिल गया, लेकिन ठीक एक दिन, चुनाव के एक दिन पहले उस पार्टी ने उसका टिकट छीन लिया। और कारण जो लोगों को मालूम हुआ, मुझे नहीं मालूम है कारण क्या था, लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि इनसे टिकट देने के लिए पैसा मांगा गया था और उसमें कुछ पैसा ये दे पाई और कुछ पैसा नहीं दे पाई। ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये अन्याय है। यानी कि न्याय और अन्याय के बारे में जो मीनिंग है कि न्याय का मीनिंग क्या है, अन्याय का मीनिंग क्या है, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है, वो मीनिंग वो निकालते हैं। आप देखेंगे एक फिल्म मुझे बहुत पसंद आती है इस मायने में, दृश्यम नाम की एक फिल्म थी, दृश्यम, साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रूपांतरण था, जिसमें हीरो के परिवार के साथ कुछ अन्याय होता है और वो उस एक लड़के की जान ले लेता है। और वो लड़का जो है वो वहाँ के डीजीपी का बेटा है। तो इसमें पावरफुल आदमी के द्वारा पावरलेस आदमी को टॉर्चर करने की एक बात है, और पावरलेस आदमी ने उस आदमी को मार दिया जो टॉर्चर कर रहा था। अब पूरी पब्लिक जो सिनेमा हॉल में बैठी थी, मैं 3-4 बार उस सिनेमा को देखा इसी बात को एसेस करने के लिए कि पब्लिक इस सिनेमा में कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हर वक्त जब पुलिस उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाती थी तो पब्लिक ताली बजाती थी। तो मैंने कुछ लोगों को पकड़ के पूछा सिनेमा हॉल के बाहर कि भाई आप पुलिस के खिलाफ क्यों हैं इतने? उन्होंने कहा हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये उसके साथ अन्याय हुआ था और उसका न्याय यही था जो उसने किया था। तो ये इसका मतलब है कि लोगों के दिमाग में न्याय और अन्याय की समझ है, और न्याय और अन्याय की समझ होने के लिए उनके पास एक थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी जरूर होगा। उस थियोरी ऑफ इंटरप्रिटेशन के मूल में यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं टेक्स्ट से आ रहा है, कोई क्लासिकल इंडियन ट्रेडिशन से आ रहा है। यानी ये तमाम जो ट्रेडिशंस जो बहुत क्लासिकल थे वो समाज में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये सवाल भी मेरे मन में बहुत होता है। ऐसा कैसे होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं अभी तक? एक मेरा उसका आंसर जो मुझे मिलता है वो ये है कि भारतीय परंपरा में 3 तरह के संवाद हैं। एक संवाद है जो एक्सपर्ट के बीच में होता है, एक परंपरा के जो पारंगत हैं उसी परंपरा के दूसरे पारंगत के साथ संवाद करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के बीच में संवाद होता है।
एक क्या है कि एक परंपरा के पारंगत दूसरी परंपरा के पारंगत के साथ संवाद करते हैं। दोनों के संवाद का तरीका अलग होगा, दोनों के संवाद का जो मूल टेक्निक होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि पहले वाले में ये एजम्पशन है कि हम दोनों बहुत हद तक चीज़ों को जान रहे हैं, उससे आगे की बात करनी है। दूसरे बारे में एजम्पशन है कि दोनों एक दूसरे के मौलिक चीज़ों को ही जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जान रहे एक दूसरे को, फिर भी वो संवाद करना है। लेकिन तीसरा संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा संवाद क्या है? पब्लिक और एक्सपर्ट के बीच में जो संवाद होता है। एक्सपर्ट को मालूम है कि पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है कि मैं सिद्धांत पे कैसे पहुंचा, या पूरा डिबेट्स उनको मालूम नहीं है, लेकिन जो सिद्धांत है वो मुझे वहां तक पहुंचाना है। कि नहीं पहुंचेगा ये सिद्धांत तो फिर राजकाज चलेगा नहीं। यदि प्रजा और राजा के बीच में सैद्धांतिक ऐक्य नहीं हो, दोनों के बीच में एक कुछ चीज़ों पे एक एग्रीमेंट नहीं हो, तो फिर कैसे चल सकता है समाज? जैसे अभी आपको देखिए, एग्रीमेंट करने के लिए क्या किया गया? एक संविधान दिया गया है, डेमोक्रेसी दी गई है, और हम ये मानते हैं कि सब कुछ संविधान के थ्रू होना चाहिए, और सरकार संविधान के थ्रू यदि करती है तो हमें ठीक लगता है। फिर हम सिर्फ ये बहस करते हैं कि सरकार ने संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन हम दोनों ये मान के चलते हैं कि संविधान के अनुसार हमें चलना है। उस वक्त तो ऐसा कोई संविधान नहीं था, ना ऐसा कोई तरीका था। तो क्या तरीका अपनाते थे ये लोग कि जो क्लिष्ट शास्त्रीय टेक्स्ट होता था उसको वो लोग साधारणीकरण करके, सिंप्लीफाई करके पब्लिक के लिए प्रेजेंट करते थे। और उसमें से एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट आपको मैं बताऊं, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक सब्सिडियरी टेक्स्ट है जिससे पब्लिक तक उनकी बातें जाती हैं। वो क्या है, कौन सा टेक्स्ट है? उसका नाम है पंचतंत्र। यदि पंचतंत्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लेखक हैं, जो भी उसके रचनाकार हैं, उन्होंने बखूबी पंचतंत्र के क्लिष्ट सिद्धांतों को एक सिंपल कहानी के तौर पे लोगों के सामने रख दिया है। वैसे ही ऐसी कहानियों की परंपरा यहाँ रही है। दर्शन जो है यहाँ पे कहानियों के थ्रू चली है। जैसे आप यदि सिंहासन 32 पढ़ें या बैताल 25 पढ़ें, वो क्या है? वो है तो कहानियां, हमने कहानियां पढ़ी थी बचपन में। लेकिन अब यदि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको गौर करना शुरू करेंगे आप, तो पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल पजल्स थे जो राजा को भी सॉल्व करना था और प्रजा भी उससे सहमत होती थी। प्रजा तक वो बात जाती थी कि कैसे राजा सॉल्व करेगा, उसका सॉल्व करने का तरीका सही है या नहीं है। जैसे सिंहासन 32 में जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने जाते थे, वो विक्रमादित्य का सिंहासन था, तो एक पर उससे निकल के आती थी परी, वो पूछती थी कि मैं पहले सवाल करूंगी, सवाल का जवाब दे दोगे तब तुम्हें सिंहासन पे बैठने का अधिकार मिल सकता है। इस क्रम में 32 परियों ने निकल के उनसे, पुतलियों ने निकल के उनसे सवाल पूछा, और ये 32 सवाल जो है वो पॉलिटिक्स के महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक वैसे ही जब बेताल राजन से बात करता है तो वो सवाल हैं, वो पॉलिटिक्स के पजल्स हैं। जैसे मेरे लिए एक पजल है और मैं बैताल 25 दोबारा लिखना चाहता हूँ। सपोज मेरे लिए एक पजल है कि जो यूनिवर्सिटी समाज में जस्टिस डिलीवर कर रहा है, समाज में जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनमें ज्ञान प्रदान करता है, जिस ज्ञान से भारत का इतना विस्तार हुआ है, भारत यहाँ तक पहुँचा है, वहाँ की सरकार जो जिसे पब्लिक ने चुन के बनाया है, वही सरकार यूनिवर्सिटीज़ को क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्यों यूनिवर्सिटीज़ को सफिशिएंट पैसे नहीं देती है? क्यों यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल कर रही है? अब आप इमेजिन कीजिए कि बेताल ने राजन से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, या बेताल ने राजन से पूछा कि जिस देश में अनाज सरप्लस है, सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसी देश में लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? अब राजन को उसका जवाब देना है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है या नहीं है, आप बताइए। ये प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने में हम कितना भी टेक्स्ट बुक लिख लें, किताबें लिख लें पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक पढ़ने को तैयार नहीं होगी। उसको कौन पढ़ेगा? उसको हमारी किताबें कितनी बिक जाती हैं, 1000, 2000, 4000, 5000 बिकते बिकते खत्म हो जाती हैं। पब्लिक यहाँ करोड़ों है, ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे? तो ये चीज़ें पुराने ज़माने में इन कहानियों के थ्रू वहाँ पहुँचती थी। ये पॉलिटिकल सवाल जनता में, संवाद में पहुँचती थी। लोग कहानियाँ कहते थे, घर के अंदर वो कहानियाँ चलती थी, दादी कहानियाँ कहती थी। बैताल 25 मुझे गांव के किसी एक साधारण से व्यक्ति ने बचपन में सुनाया था। पंचतंत्र मुझे बचपन में सुनाया गया था। आप सब लोग
सब लोगों ने सुना होगा होपफुली, हमारे जनरेशन ने जरूर इन कहानियों को सुना था, या चंदा मामा में, नंदन में हम लोग पढ़ा करते थे। तो ये तरीका है हमारे अपने सिद्धांतों को लेकर पब्लिक तक जाने का। और इसीलिए भारतीय दर्शन के से जब हम संवाद करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा से जब हम संवाद करेंगे, इस संवाद के इन तरीकों को समझने की हमें जरूरत है। और ये इश्यूज है, मैंने कुछ इश्यूज का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन इश्यूज पे यदि हम ठीक से संवाद करें, हमें पता चलेगा कि बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे संवाद में है। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ये असर्ट करना चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा सबसे अच्छी परंपरा दुनिया भर की थी और है। ऐसा करना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर समाज अपनी परंपराएं पैदा करता है, उस समाज के लिए वो उपयोगी होता है। सवाल ये है कि इन विभिन्न परंपराओं से क्या हम ले सकते हैं और एक नई परंपरा का निर्माण कर सकते हैं जो मुक्तिकामी हो, जो हमारे समाज के लिए, हमारे वर्तमान समस्याओं के लिए, त्रिविध ताप के लिए मुक्तिकामी हो। ये कैसे किया जाए, और इसीलिए इस संवाद की जरूरत है। मैं यहाँ रुकूंगा, यदि कोई सवाल आपका है। 11:40 हो रहा है, यदि कोई सवाल है तो हम लोग 10-15 मिनट ले सकते हैं। जी सर, आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं सर। नहीं, इसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, यदि सवाल है तो कर लेते हैं, फिर 12 बजे मैं ब्रेक लूंगा, 12:15 ज्वाइन करूंगा, ठीक है? एक्चुअली ओके सर, एक्चुअली हम लोग के जब दोनों सेशन हो जाते हैं तो हम लोग एक प्रश्न काल रखते हैं जिसमें हम लोग अपने, अच्छा ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, फिर मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ ओके सर, और उसके बाद फिर हमारी बातचीत होगी, ठीक है? सर आप 12 बजे ब्रेक लीजिए। नहीं, जैसा आप चाहें, मैं अभी ब्रेक लेके फिर ज्वाइन करता हूँ 12 बजे, ठीक है? नहीं सर, आप अभी बोलिए सर, ये प्रवाह में अभी आप हैं तो आप 12 बजे। नहीं कोई नहीं, मेरा एक सेशन खत्म हो गया, जितनी बातें मुझे कहनी थी उसमें 1-2 बातें और मैं कह के खत्म कर सकता हूँ, 5 मिनट लगेगा उसमें। तो जैसे एक और तरीका, एक और चीज़ जो भारतीय परंपरा में जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि संवाद करें कैसे। तो एक टेक्निक है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष टेक्निक में कहता हूँ इसको। ये बड़ा महत्वपूर्ण संवाद तरीका है कि आप व्यक्ति को ना इन्वॉल्व करें, एक पूर्व पक्ष क्रिएट करें और उसको अच्छी तरह से समझ लें कि पूर्व पक्ष क्या है, और फिर उस पूर्व पक्ष के लिए आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट डेवलप करें। और आप उसमें से पार्टी ना बने, आप दोनों पक्षों के बीच में अपने आप को उलट पुलट के फिर देखते रहें। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ इसका। एक बार हम लोग कहीं पे एक बैठक कर रहे थे और बैठक में बड़ा विवाद हो गया और 2 ग्रुप बन गए, और उस विवाद को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये 2 पक्ष हैं, अब एक पूर्व पक्ष है, एक उत्तर पक्ष है। तो पूर्व पक्ष वाले पहले अपनी बात कह लें, उत्तर पक्ष वाले अपनी पूरी आलोचना पूर्व पक्ष की कर लें और अपनी बात सामने रखें। ऐसा हो गया। फिर मैंने कहा कि अब जो उत्तर पक्ष वाले लोग हैं उनको मैंने पूर्व पक्ष बना दिया। अब उनकी ड्यूटी ये है कि पूर्व पक्ष वालों को डिफेंड करें। Let me put it like this. There are 2 opinions, A and B. So in the first round of debate, some people were defending A and critiquing B. Some people were defending B and critiquing A. In the next session, I changed the group. Now the one group which was earlier on the other side will come to this side. And they will have to now defend A and critique B. One who was defending B will have to critique B now. और इस तरीके ने हमें हमारी समस्या को तुरंत उसका समाधान कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने दूसरे की तरह से भी सोचना शुरू किया, हमने दोनों पक्षों के बारे में सोचना शुरू किया। अक्सर हमारा क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक पक्ष के साथ इतना लीन हो जाता है कि दूसरे पक्ष को नहीं समझ सकता है। ये जो थिंकिंग थ्रू द अदर, मैं इसको कहता हूँ थिंकिंग थ्रू द अदर, ये टेक्निक भी भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको हम लोग डिबेट के लिए उपयोग में ला सकते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमने संवाद की बात की वो कैसे हो सकता है। यदि आप देखें चिंतन पे जो संवाद है, कॉन्शसनेस पे, चेतना पे जो संवाद है, आप देखेंगे कि वो फ्रॉयड ने उस पर बात की है, हिंदुस्तान में सांख्य ने बात की है। सांख्य के सिद्धांत को जो देखें वो क्या कहता है, वो कहता है कि पुरुष और प्रकृति 2 चीज़ें हैं। पुरुष जो है वो कॉन्शसनेस है
प्रकृति जो है वो रियलिटी है, और पुरुष कंटिन्यूअसली प्रकृति के बारे में कॉन्शियस होता है। एक समय ऐसा होता है जब पुरुष और प्रकृति का सम्मेलन मिल जाते हैं दोनों। वो मिलना जब होता है तो वो एक क्लाइमेक्स होता है, वो हमारा एनलाइटनमेंट का फेज होता है। अब ये कॉन्शियसनेस का विस्तार कैसे होता है? तो सबसे पहले हम अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस होते हैं, और वहाँ से हम शुरू करते हैं, अपने परिवार के बारे में होते हैं, अपने समाज के बारे में होते हैं, अपने देश के बारे में होते हैं, मानवता के बारे में होते हैं, और यूनिवर्स के बारे में होते हैं। ये एक लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा है, हम इसमें मूव करते हैं। कुछ लोग परिवार पे ही टिक जाते हैं, कुछ लोग परिवार के लिए समाज पे चले जाते, परिवार छोड़ के समाज तक चले जाते हैं, कुछ लोग समाज छोड़ के देश तक चले जाते हैं। भगत सिंह देश तक चले गए थे, गांधी उनसे भी आगे निकल के मानवता तक चले गए, गांधी से भी आगे बुद्ध थे जो यूनिवर्स तक चले गए थे। गांधी की समस्या यही थी, उनको लगता है मैं अभी तक यूनिवर्स तक नहीं जा पा रहा हूं। और दूसरी यात्रा भी इसकी है, जो अंदर की यात्रा है, जो कॉन्शियसनेस, जो आत्म चेतना को समझने की यात्रा है, वो यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस यात्रा से भी आप वहीं पहुंचते हैं जहां आप ये रियलाइज करते हैं कि आप यूनिवर्स के पार्ट हैं। हर इंसान यूनिवर्स का पार्ट है। ये इनके कॉन्शियसनेस के का विस्तार है, इंसान के कॉन्शियसनेस का ये विस्तार है। अब यदि फ्रॉइड को आप देखें तो फ्रॉइड क्या करते हैं कि हमारे कॉन्शियसनेस को हमारे बॉडी के कॉन्शियसनेस से लिमिट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो पूरा कॉन्शियसनेस है हर चीज के बारे में, वो हमारे बॉडी के कॉन्शियसनेस से ही लिमिटेड हो जाता है, जबकि ये संभव है एक स्टेज ऐसा हो कि हम अपने बॉडी के कॉन्शियसनेस से ऊपर चले जाएं। इसका अच्छा उदाहरण है विदेह जनक। वो विदेह क्यों कहलाते थे? क्यों कहते थे हमारा कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी के कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड चला गया है। वो कहानी आपने सुनी होगी, जब उनसे मिलने जाते हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र गीता एक कहानी है कि अष्टावक्र उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं कि पहले तो अष्टावक्र 8 अंगों से वक्र थे, टेढ़े थे, बच्चे भी थे। तो जनक के दरबार में उनको घुसने नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई मुझे पता नहीं था कि ज्ञान का संबंध उम्र से है। तब तो सबसे उम्रदार आदमी जो है दरबार में बैठा है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो राजा ने इस बात को सुना तो सोचा अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो फिर उसको बुलाया अंदर गए तो बहुत नाराज हुए राजा के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका हाथ जो था 2 युवतियों के शरीर पे था, अधरंगे शरीर पे था। तो उसने कहा कि आप अपने आप को विदेह कहते हैं। तब तक नीचे नजर पड़ी उनकी तो देखा कि नीचे आग जल रही है, उसके ऊपर पांव है उनका। ये सिंबॉलिक है कि आप देह के कॉन्शियसनेस से बाहर है। तो फिर उन दोनों के बीच में एक संवाद शुरू होता है, अष्टावक्र और जनक के बीच में एक संवाद होता है देह के कॉन्शियसनेस के बारे में, इससे बियॉन्ड जाने के बारे में। तो बियॉन्ड द बॉडी, वैदेही सीता, वैदेही इज वैदेही वाई, शी इज थिंकिंग बियॉन्ड द बॉडी, नॉट विदाउट द बॉडी, नॉट diminishing the body, not demolishing the body, but beyond the body, through the body, beyond the body. ये हमारे यहाँ कॉन्शियसनेस का थियरी है जो मार्क्स और फ्रॉइड और अन्य थियोरियों को समा सकता है अपने में, उसको निगेट नहीं करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे थियरी को और एक बड़ी थियरी हम बना सकते हैं। ये हमारा तरीका हो सकता है इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से संवाद करने का।